हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग रूम में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपको अक्सर नोटिफिकेशन देता रहता हूं कि कौन सी जॉब आई है, कैसी जॉब आई है, क्या करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले आज आपके लाया हूं 10th पास वालों के लिए सबसे अच्छी जॉब, कि जिसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, सिर्फ उसने 10th पास किया है, वो भी ये जॉब फिल कर सकता है। एसएससी की जॉब है, जीडी की जॉब है, इससे आप बीएसएफ से आईएसएफ से मतलब आप मेंस जितनी भी एसएसबी, आप हर जगह में इसमें आप सीआईएसएफ में जा सकते हो, बीएसएफ में जा सकते हो। यानी कि टोटल 8 से 10 प्रेफरेंस आपको देने होंगे जॉब के, जो आप इसके थ्रू कर सकते हो, पा सकते हो। 3 तरीके के एग्जाम होते हैं। पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, देन उसके बाद आपका एक फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका लंबाई चौड़ाई देखी जाएगी। तो थोड़ी सारी जानकारी देने वाला हूं। फिर सिलेबस क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने। आज हम टोटल एसएससी जीडी के बारे में जानने वाले हैं कि कब, कैसे, क्यों, किस लिए, कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो। जाने से पहले, शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और जाने से पहले लाइक कर देना। अगर नहीं समझ में आए तो अभी मत करो, पहले देख लो, समझ में लगे, अच्छा लगे कि हाँ सर ने अच्छी मेहनत करी है, वीडियो बनाई है, आपका समय बचे, इसके लिए सब कुछ मैंने पहले से लिख के रख रखा है ताकि आपका समय ना जाए। जो आपको रीजनिंग का सिलेबस दिया गया, क्योंकि मैं रीजनिंग का टीचर हूं, तो सिलेबस पहले तो पूरी जानकारी दूंगा एसएससी जीडी के बारे में, उसके बाद स्पेशली रीजनिंग का सिलेबस आपको और बताऊंगा, क्योंकि मैं रीजनिंग के बारे में थोड़ा आपको अच्छे से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो बच्चे सिर्फ रीजनिंग के लिए नहीं, किसी भी चीज की जानकारी जानना चाहते हैं, एसएससी जीडी के फॉर्म के बारे में जानना चाहते हैं, तो पहले वो बच्चे उसको ध्यान से देखें। बाद में अगर आप रीजनिंग के बारे में नहीं जानना चाहते आप जा सकते हैं। पहले आप जान लो कि कैसा पेपर होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या आते हैं, कब से फॉर्म स्टार्ट है, कब पेपर है, सब कुछ बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखिएगा, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले अगर एसएससी जीडी के बारे में हम जानना चाहें तो सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए, मैं बता रहा हूं कि आपकी जो डेट है फॉर्म को फिल करने की, वो 24 नवंबर से आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया है, और ये फॉर्म जो है 31 दिसंबर तक भरा जाएगा। यानी कि 24 नवंबर से 31 दिसंबर तक आप फॉर्म अपना जमा कर सकते हैं। तो समय आपके पास बहुत है, लेकिन मैं राय दूंगा कि आप अगर पहले भर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप समय से भर लेते हैं तो आपके पास सेंटर जो आप चाहते हैं वो मिलने की संभावना ज्यादा रहती है, सही सेंटर आपको मिल जाता है। बात करें दूसरी चीज की कि एग्जाम कब होगा, तो देखो सिंपल सी बात है, अभी आप चल रहा है नवंबर, ये तो खत्म ही हो गया लगभग, तो दिसंबर जनवरी 2 महीने आपके पास पूरे पूरे, यानी कि 60 दिन तो कम से कम आपके पास है ही, ठीक है। और उसके अलावा फरवरी या मार्च पेपर जो होगा, फरवरी और मार्च के बीच में होगा। तो ये समझ लो आप कि फरवरी और मार्च के बीच अगर पेपर हो रहा है तो आधी फरवरी भी लगभग 15 दिन आपको मिलेंगे। तो लगभग आपके पास 60, 10, 70, 5, 75 दिन है। एक 75 डे हार्ड चैलेंज आ रहा है ना, तो 75 डे हार्ड चैलेंज आप अपने कहीं भी अपने दीवार पे लिख लो, वॉल पे लिख लो, और डेली का एक चैप्टर, एक तरीका, घंटा बना लो कि मुझे पढ़ना है। तो एसएससी जीडी की जॉब आपकी जेब में होगी, आप सरकारी जॉब ले सकते हो। सिर्फ 75 दिन आपको देने, सिर्फ 75 दिन। और 75 दिन का चैलेंज आपको चलेगा तो आप ले लो कि मुझे एक भी दिन का गैप नहीं करना, 75 दिन सब कुछ भूल जाओ, शादी, पढ़ाई, लिखाई, घूमना फिरना सब भूल जाओ, एक जगह बैठ जाओ, पढ़ाई लिखाई याद रखो, सॉरी, और सब कुछ भूल जाओ, दोस्ती यारी, लव प्यार मोहब्बत सब भूल के सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। 75 दिन में जॉब लेने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन इसके लिए भी कुछ कंडीशंस है। सबसे पहली बात, अच्छा पढ़ाई का फायदा क्या है कि क्यों लेनी है ये जॉब, इसकी जो सैलरी है अगर हम बात करें तो 21,700 से 61,900 तक है। यानी कि अगर आप अच्छे नंबर्स लाके अच्छी रैंक में और काफी अच्छे नंबर लिया, अगर आप 75 दिन अच्छे से मेहनत करते हो, टॉप नंबर आ गए, टॉप में आ गए आप, तो टॉप में आपको सैलरी कितनी मिलेगी? 69,100 रुपए, यानी कि 69,000 रुपए बहुत होते हैं बेटा, समझ रहे हो आप लोग। या मैं कह रहा हूं चलो आप पूरे टॉप नहीं भी कर पाए, थोड़ा नीचे भी आ गए, तो 50,000 भी अगर मिल रही है बुरी है क्या? पहली सैलरी 50,000 रुपए, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए ना, ठीक है। सिर्फ 75 दिन अगर मेहनत कर ली दिल से तो 50,000 रुपए महीने कमा सकते हो, प्लस गवर्नमेंट जॉब, प्लस वर्दी। कितना प्राउड फील होता है, आप इंडिया की किसी भी फोर्स में हो, चाहे आप पुलिस में हो, चाहे आप आर्मी में हो, चाहे सीआईएसएफ में हो, चाहे बीएसएफ में, जब ड्रेस पहन के निकलते हो तो एक सीना बिल्कुल चौड़ा रहता है। तो एक वो आपका गर्व, एक प्राइड आपके इंडिया के लिए, सब आपको देख के कहेंगे कि हाँ यार हमें प्राउड फील हो रहा है। तो बहुत अच्छी जॉब है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं वैकेंसी की कि वैकेंसी कितनी आई है। तो टोटल वैसे आने की उम्मीद 80,000 के करीब थी, लेकिन आई थोड़ी कम है, लेकिन पिछली बार से ज्यादा आई है। पिछली बार 24,000 कुछ आई थी, इस बार आई है 26,146। वैकेंसी कितनी टोटल? 26,146। मैं हमेशा बोलता हूं आपको वैकेंसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी लाख आए, 26,000 आए, 2600 आए या सिर्फ 26 आए, आपको तो एक सीट चाहिए ना। अगर 26 वैकेंसी आती है तो भी फॉर्म भरते, 2600 आती है तो भी फॉर्म भरते हो, 26,000 आया तो भी भरोगे, 26 लाख वैकेंसी आती है तो भी आप फॉर्म भरते। अगर आप पढ़ोगे तो आपके लिए 26 वैकेंसी भी बहुत है, 26 में से आपको तो एक ही चाहिए। और आप नहीं पढ़ोगे तो 26 लाख वैकेंसी आ जाए तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कि आपसे ज्यादा पढ़ने वाले बैठे हुए हैं अगर आप ढील छोड़ोगे तो अगर पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो 26 वैकेंसी में भी सिलेक्शन ले लोगे, और नहीं पढ़ोगे तो 26 लाख भी आ जाए तो भी आप सिलेक्शन नहीं पाओगे। मैं लिख के दे रहा हूं, क्लियर। तो 26,000 वैकेंसी है, इनफ वैकेंसी अगर आप दर्द से मन लगा के पढ़ाई करते हो, क्योंकि लोग यही सोचते हैं ठीक है कर लेंगे, ये तो कल पे छोड़ दिया तो नहीं होगा। आज से दिन मान लो, 75 डे का चैलेंज ले लो कि एक भी दिन हमें नहीं छोड़ना है,
कोचिंग में पढ़ना है, घर पे पढ़ना है, टाइम टेबल में बताऊंगा कैसे पढ़ना है। अभी वीडियो को एंड तक देखोगे तो कैसे पढ़ना है ये भी मैं बताऊंगा, चैलेंज कैसे करना है। मेरे अकॉर्डिंग पढ़ो, आपकी जॉब गारंटी लग जाएगी। ठीक है, अगली बात करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं भर कौन कौन सकते हैं। हर कोई तो नहीं भर सकता। सबसे पहली बात, जो भी भर सकता है उसकी कम से कम क्वालिफिकेशन क्या है, 10th की। 10th पास तो वो होना चाहिए, अगर 10th पास नहीं है तो वो नहीं भर सकता। पहली चीज तो ये होगी। और मेरे ख्याल से आप जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं 10th पास तो होंगे ही। दूसरी चीज कि चलो 10th पास तो हम हो गए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कई लोगों की एज निकल जाएगी, क्योंकि इसमें जो एज है वो 18 से 23 मांगी है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है कि एज क्या मांगी है, 18 से 23, यानी कि 1 जनवरी 2024 तक आप 23 साल से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। यानी कि आप जो पैदा हुए हो वो 1 जनवरी के 2001 के, आप 2000 में ही पैदा हुए तो नहीं चलेगा, 1 जनवरी 2001 के बाद पैदा होने चाहिए, और 1 जनवरी 2006 से पहले पैदा होना चाहिए। कि 1 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2006 तक, इस बीच में अगर आप पैदा हो, इस बीच में आपने जन्म लिया है, धरती पे प्रकट हुए हो, तो आप सिलेक्शन इस जॉब के लिए तैयारी कर सकते हो, भर सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ क्या कहते हैं, आरक्षण, हर चीज में आरक्षण मिलता है। आज संविधान दिवस भी आप सभी लोग जानते हैं, है ना, बी आर अम्बेडकर जी का। इसकी बात भी हम लोग करेंगे बी आर अम्बेडकर जी की आज अपनी वीडियो में बाद में, लेकिन एंड में। पहले सिलेबस समझाता हूं क्योंकि आज संविधान दिवस है। सबसे पहले आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बताऊंगा कि अभी बी आर अम्बेडकर जी जिन्होंने इतना महान संविधान हमारा बनाया है उनके बारे में थोड़ी बात करेंगे, लेकिन एंड में। पहले हम इस पे वापस आते हैं। तो आपको आरक्षण दिया गया है क्या, कि जो बच्चे एससी या एसटी से हैं उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन है। यानी कि जो जनरल ओबीसी वाले हैं वो तो सिर्फ 23 साल तक ही भर सकते हैं, लेकिन अगर आप एससी वाले हो या आप एसटी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 28 साल तक के बच्चा ये फॉर्म भर सकता है। साथ ही साथ इसमें रिलैक्सेशन ओबीसी वालों को भी दिया गया है। मतलब जनरल, जो जनरल है सिर्फ उन्हीं को छोड़ के बाकी सबको आरक्षण दिया गया है। तो ओबीसी को भी आरक्षण दिया गया है 3 साल का। तो जो लोग ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो भी 3 साल का उनको आरक्षण दिया गया है। आप लोग उसको फॉर्म फिर से कर सकते हैं। मैंने ये मैं आपको कोई सरकारी रिजल्ट या ऐसा नहीं बता रहा हूं, एसएससी का नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है, एसएससी के नोटिफिकेशन से देख के बता रहा हूं। जो एसएससी ने, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो आपका नोटिफिकेशन दिया है, नोटिस दिया है, उस नोटिस में लिखा हुआ है 5 साल का रिलैक्सेशन एससी एसटी को है, 3 साल का एज रिलैक्सेशन ओबीसी वालों को है। और जो एक्स सर्विस मैन है, जो आर्मी में या पहले यूपी पुलिस में कहीं जॉब कर चुके हैं, अगर वो दोबारा से भर रहे हैं, आर्मी वाले मैक्सिमम भरते हैं ज्यादातर, तो उनको 3 साल का रिलैक्सेशन है, उनको भी एज में 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो वो आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे। बाकी एक्स सर्विस मैन के लिए पूरा अलग से नोटिफिकेशन दिया है, वो आप पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा, नोटिस पढ़ लीजिएगा। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो मैंने बताया 10th पास है। अब दूसरी बात, 12th में, हाई स्कूल में हमसे सब लोग कहते हैं स्काउट लो, एनसीसी लो, बच्चे नहीं सुनते। अब जिन बच्चे सुन लेते हैं, जो बच्चे लंबे चौड़े होते हैं, शुरू से मन होता है यूपी पुलिस में जाने का, इसमें जिनका थोड़ा सा मन होता है काम करने का, तो उनके लिए और बढ़िया चीज कि अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, एबीसी कोई सा भी, तो आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। आप उन लोगों से बहुत आगे निकल जाओ, बहुत तो नहीं लेकिन उनसे बढ़िया हो जाओगे जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। क्यों? अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2% मार्क्स का फायदा मिलेगा। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3% मार्क्स का फायदा मिलेगा। और आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% मार्क्स का फायदा मिलेगा। यानी कि अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपके नंबर, जिस बंदे के सपोज करिए नंबर कम आए हैं, ज्यादा आए हैं आपसे, लेकिन आपके नंबर उससे कम है, उसके बावजूद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसका नहीं होगा, क्योंकि 5% नंबर आपको फ्री में मिलेंगे। आपको 5% का आरक्षण मिलेगा क्योंकि आपने एनसीसी का सी सर्टिफिकेट आपके पास है, आपने पहले मेहनत करी है। तो जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, सी नहीं है कोई बात नहीं, बी है तो भी 3% मिलेगा, और बी भी नहीं है, सिर्फ ए ही सर्टिफिकेट आपके पास है तो भी 2% का आरक्षण आपको मिलेगा। तो जिन बच्चों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है उनके लिए बहुत बहुत प्रॉफिट है। तो आप लोगों ने एनसीसी करी है तो आपके लिए जॉब मस्त है, भर दो। अगली बात करते हैं सिलेबस की, उससे पहले फीस पे आ जाते हैं। तो जो बच्चे जनरल से बिलोंग करते हैं उनकी तो फीस रखी गई है, और जनरल और ओबीसी वालों के लिए 100 रुपए। लेकिन अगर कोई महिला है, लड़कियां हैं, लड़कियां तो बेटा छोड़ना मत, अगर आपकी हाइट है तो बिल्कुल भर देना, बिल्कुल चक्कर। अभी हाइट कितनी चाहिए अभी बताऊंगा। जो भी बच्चे लड़कियां हैं, मैं तो कहूंगा लड़कियां सारी भर दो, एक तो फ्री, कोई डाउट ही नहीं है, ऊपर से फिजिकल भी इतना हार्ड नहीं है, तो फ्री है। सबसे पहली बात लड़कियों के लिए फ्री है। दूसरी बात एससी एसटी के लिए भी बिल्कुल फ्री है, आरक्षण मिला हुआ है, ना तो उनको फीस देनी है, प्लस 5 साल का एज में रिलैक्सेशन है, प्लस उनकी मेरिट भी कम लगेगी। तो एससी या एसटी से जो बच्चा बिलोंग करता है वो तुरंत भर दे, एक तो फीस उसे कोई नहीं देनी, फ्री में है। वुमेन लड़कियों के लिए भी बिल्कुल फ्री में, एसटी वालों के लिए भी बिल्कुल फ्री में है, ठीक है, एज का रिलैक्सेशन भी है। तो बेटा फॉर्म मत छोड़ना, बिल्कुल भर देना, क्योंकि ये फॉर्म आपके लिए मस्ट है, आपकी जॉब लग जाएगी, बहुत अच्छे पैसे कमाओगे। भगवान आप सबको बहुत, मैं तो हमेशा चाहता हूं बच्चे की जॉब लगे और खूब तरक्की करें लाइफ में। तो प्लीज सभी बच्चे, अगर आप किसी भी कास्ट से हो, आप जरूर भरो। मैं तो ये कहूंगा कास्ट मायने नहीं रखते, लेकिन क्योंकि फीस नहीं है तो कुछ बच्चे फीस की वजह से नहीं भर पाते हैं काफी, चाहे वो किसी के भी हो। लेकिन 100 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। आप किसी भी धर्म से, जाति से बिलोंग करते हो, 100 रुपए तो आप खाने पीने में आजकल उड़ा देते हो। तो प्लीज इस फॉर्म को मत छोड़ना। बच्चे नहीं भरते कि यार मैं क्यों भरूं, मैं छोड़ दो यार, 100 रुपए क्यों खर्च करने फालतू में।
प्लीज आप लोग जरूर भरना, इससे आपको नॉलेज मिलेगी और सिलेक्शन हो गया तो आप लोग बहुत प्राउड फील करोगे, देश के काम आओगे। अगली बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस के बिना काम नहीं चलेगा। तो आपको पता होना चाहिए चार तरीके के इसमें पेपर्स में चार तरीके के सब्जेक्ट आएंगे। सबसे पहला रीजनिंग, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं आपकी डेली लाइव क्लास लेता हूं 8 बजे, ये लिखा हुआ है डेली लाइव 8 PM पे। तो रोज रात 8 बजे आपकी क्लास लेता हूं। आप अगर रोज मेरी लाइव क्लास लेंगे रात के 8 बजे, तो आपको रीजनिंग की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं सारे क्वेश्चन 20 में से 20 क्वेश्चन सही होंगे। तो अब आते कैसे? रीजनिंग आता है, मैथ आता है, जीएस आता है, और साथ साथ हिंदी या इंग्लिश में से आप जो मन करो वो चुन सकते हो। आपका मन है हिंदी चुनने का, आप हिंदी चुनो। आपका मन है इंग्लिश चुनने का, आप इंग्लिश चुनो। क्योंकि एसएससी वाले बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं, तो इसलिए इंग्लिश का भी चांस है, और जो हिंदी से बिलोंग करते हैं वो हिंदी भी पढ़ सकते हैं। तो आप हिंदी इंग्लिश में से कुछ भी चुन सकते हो। तो आप क्या क्या कर सकते हो? आप रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश हिंदी में, जीएस और इंग्लिश हिंदी में से कोई सा भी एक, चाहे तो हिंदी चाहे इंग्लिश, जो आपका मन करे आप वो चुन सकते हो। दूसरी बात अगर हम बात करें तो कैसे आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे। 20 रीजनिंग के, 20 मैथ के, 20 जीएस के और 20 हिंदी या इंग्लिश जो आप चुनोगे उसके। एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा, यानी कि 80 क्वेश्चन, टोटल नंबर कितने होगा? 160। टोटल पेपर होगा 160 नंबर का। दूसरी चीज बात करते हैं हम लोग मिनट की। तो ये 80 क्वेश्चन करने के आपको 60 मिनट मिलेंगे। यानी कि आपको एक चीज समझा देता हूं कि एक क्वेश्चन को करने का 1 मिनट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 60 मिनट में 60 क्वेश्चन करने होते हैं। चलो 1 मिनट मिलता है एक क्वेश्चन करने, लेकिन 60 मिनट में क्वेश्चन कितने करने? 80। यानी कि एक क्वेश्चन को करने का 1 मिनट भी नहीं मिलेगा, लगभग 40-42 सेकंड मिलेंगे अप्रोक्सीमेट। तो आपको क्या करना है? आपको स्पीड पे फोकस करना है, क्योंकि बच्चे मैथ रीजनिंग में अटक जाते हैं, नहीं कर पाते। हिंदी इंग्लिश तो पढ़नी है, जीएस तो पढ़ना है, आता है तो ठीक, वरना आगे बढ़ोगे। रीजनिंग मैथ में बहुत दिक्कत होती है, स्पीड की वजह से कुछ पेपर क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो हमें स्पीड पे फोकस करना है, इसलिए बोल रहा हूं रोज रात 8 बजे आपको जरूर आना है, वीडियो लाइव जरूर देखनी है, जिससे आपकी स्पीड पे काम हो। प्रैक्टिस करोगे। 75 दिन मैंने बोला, 75 दिन का समय, बहुत समय आपके और 2-2.5 महीने का समय, से ज्यादा समय आपको चाहिए भी नहीं होता किसी पेपर की तैयारी के लिए, और खासतौर पर जीडी के लिए। तो प्लीज आप लोग ध्यान से रखिएगा। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस आपके सब समझ में आ गया है। 80 क्वेश्चन 60 मिनट आप लोग कर लेंगे। बात करते हैं इसके बाद, अगर आपका पेपर क्वालिफाई हो गया, ठीक है, पेपर क्वालिफाई होने के बाद क्या होगा? फिर होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी जिसे बोलते हैं। इसमें क्या होगा? इसमें आपसे रेस लगवाई जाएगी, मेनली मैक्सिमम रेस ही है, रेस के अलावा भी कुछ नहीं है। रेस क्या है? लड़कों को 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में, जो यूपी पुलिस में होता है। यूपी पुलिस में 4800 मीटर होता है, 12 चक्कर मारने होते हैं 400 मीटर के 24 मिनट में। यहां 5 किलोमीटर है, तो 200 मीटर ज्यादा है, कोई बड़ी बात नहीं। जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो जीडी की तैयारी आराम से रेस तो निकाल ही देंगे। तो 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में। लेकिन जो बच्चे कभी नहीं दौड़े, जैसे हम जैसे हो गए, हम लोग नहीं दौड़ते, अब तो मैं दौड़ना वैसे मॉर्निंग में जा रहा हूं, लेकिन काफी बच्चे नहीं दौड़ते, तो वो लोग अभी से रेस स्टार्ट कर दें। 2-2.5 महीने में आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी, रेस की भी आप आराम से दौड़ लोगे। लड़कियों की बात करें तो लड़कियों को सिर्फ 1.6 किलोमीटर, यानी कि उन्हें 5 किलोमीटर नहीं, उन्हें सिर्फ 1.5 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा 1600 मीटर 1.6 किलोमीटर दौड़ना है। और कितने मिनट में? 8.5 मिनट में। कितने मिनट में? 8.8 मिनट में उन्हें कितना दौड़ना है? 1.6 किलोमीटर दौड़ना है। तो अगर आप दौड़ लेते हैं तो मेरे ख्याल से लड़कियां आराम से कर लेंगी। बहुत आजकल लड़कियां एनसीसी वगैरह सब में ज्वाइन कर रही हैं, आराम से थोड़ी बहुत भागोगे। मैं फिर बोल रहा हूं, जो कभी नहीं भागा ना, उसके बाद भी अभी इतना टाइम है कि अगर आज से आप स्टार्ट करते हो तो मैं गारंटी ले रहा हूं, टाइपिंग आप सुबह सुबह उठो 5 बजे, 5 से 6 आप दौड़ो, 1 घंटा दौड़ो। पढ़ाई का भी मैं बताऊंगा, सब टाइम टेबल बताऊंगा, उसके हिसाब से आप अगर करोगे तो रेस भी निकल जाएगी, पढ़ाई भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता पीएसटी में, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसके बाद तीसरा टेस्ट होगा फिजिकली, दूसरा, पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, रेस बाद में होगी एक्चुअली। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है वो बता देता हूं। इसमें आपको कुछ उन्होंने दिया है कि आपकी इतनी हाइट होना चाहिए, इतना वेट होना चाहिए, इतना आपका सब कुछ होना चाहिए। तो वो क्या है उस पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं। तो जो भी बच्चे हैं मैं बता दूं, लड़कों के लिए जो उन्होंने हाइट दी है वो दी है 170, यानी कि अगर आपकी हाइट 170 नहीं है, 170 नहीं है, तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते, ठीक है। एसटी वालों के लिए इसमें छूट है, लेकिन बाकी किसी के लिए छूट नहीं है। तो 170 आपकी हाइट मांगी गई है, तो जो बच्चे 170 के हों वो ये फॉर्म फिल करें। जो 170 के नहीं है, अगर एसटी के हैं तो उनको रिलैक्सेशन है, उनको एक 62 है एसटी वालों के लिए, या जो अलग अलग जगह से, असम से बिलोंग करते हैं, कहीं और से बिलोंग करते हैं। यूपी वालों की बात करूं तो उनको कोई नहीं स्पेशल मिला है, उनकी 170 हाइट है तो वो भर सकते हैं, वरना वो नहीं भर सकते। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर रहती बात। दूसरी बात, लड़कियों की अगर बात करें तो लड़कियों की जो हाइट मांगी है वो 157 मांगी है, 157 जो एवरेज हाइट है लगभग 157। लड़कों के लिए तो चलो मान लिया, मैं लड़कों की थोड़ा सा एक 68 मांगते हैं यूपी पुलिस में, वैसे जो एवरेज हाइट है 168 है, इन्होंने 170 मांगी है, और थोड़ी ज्यादा मांगी है, थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन लड़कियों की 157 मैक्सिमम मैंने देखा है कि ठीक है, इतना तो होती ही है। तो 157 लगभग ज्यादातर लड़कियों की होगी। जो लड़कियां, क्योंकि जो यूपी पुलिस की तैयारी करने वाली है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो आई इसलिए क्योंकि उनकी हाइट है।
तो जिन बच्चों को मैं देखता हूँ जो मुझसे पढ़ना है उनकी हाइट लगभग इतनी तो होती ही है, तो 157 जिनकी हाइट है लड़कियों की वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मैं पढ़ा सकता हूँ, रेस की स्ट्रेटजी बता सकता हूँ कैसे आपको दौड़ना है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, लेकिन लंबाई चौड़ाई तो भगवान ने दी है, जैसी दी है जो दी है अच्छी दी है, उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो सिर्फ आपकी है तो आप फॉर्म भरना, वरना आप नहीं भर पाओगे, आपके लिए फिर कुछ में कुछ भी कोई नहीं कर सकता। बात करते हैं इसके बाद चेस्ट की। तो चेस्ट नापा जाएगा तो आपका चेस्ट 80 सेंटीमीटर का होना चाहिए, बिना फुलाए। बिना फुलाए नॉर्मल आप खड़े होगे वो आपका नापेंगे, 80 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। अगर 80 सेंटीमीटर है तो ठीक है, और अगर 80 सेंटीमीटर नहीं है तो फिर आप कोई फायदा है ही नहीं। तो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और उसके बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। जब आप फुलाओगे तो 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। ऐसा ना हो कि वैसे तो 80 है लेकिन जब फुलाया तो सिर्फ 1-2 सेंटीमीटर ही फुला, तो वो काम नहीं चलेगा। 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 5 जोड़ दो, यानी कि 85 सेंटीमीटर फुला के उसका चेस्ट होना चाहिए। क्लियर है इतनी बात? ये हो गई आपकी पूरी डिटेल जानकारी जो मुझे देनी थी आपको। आई होप मैंने लगभग सब कुछ बता दिया है। सैलरी बता दी, कब फॉर्म है, कितनी वैकेंसी है, क्या सब कुछ है, सब कुछ मैंने आपको डिटेल दे दी है। ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन में चैप्टर में एक चीज बताना भूल गया, एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा, 80 क्वेश्चन 160 नंबर के, लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 की। तो आप तुक्के मार के नहीं आ सकते। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग का मतलब है 4 क्वेश्चन अगर आपने गलत किए तो एक सही क्वेश्चन का नंबर 4 तो वो गए, और साथ ही साथ जो एक क्वेश्चन सही किया उसका भी नंबर पूरा का पूरा चला जाएगा। तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, इस बात का बहुत ध्यान रखना, वरना आपका नुकसान हो जाएगा बहुत भारी। क्लियर बात? अब आते हैं इसको खत्म करके रीजनिंग पे। तो अब हम बात करेंगे रीजनिंग के सिलेबस की। रीजनिंग के सिलेबस की अगर हम बात करूं तो ये इस तरीके से दिया है, जो उन्होंने दिया है वो क्या दिया है, वो आपको ये दिया है। रीजनिंग का सिलेबस क्या दिया है? एनालॉजी, सिमिलरिटी, डिफरेंसेस, स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, नंबर सीरीज, फिगर क्लासिफिकेशन, नॉर्मल सीरीज, कोएड कोडिंग, ईटीसी। तो ये आपके टोटल 14 चैप्टर हैं जो उन्होंने दिए गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इनका मतलब आप लोग समझ ही नहीं पाओगे कि किस चैप्टर का मतलब क्या है। तो हम लोग समझ लेते हैं किस चैप्टर का मतलब क्या है। तो सबसे पहली बात, एनालॉजी सदस्यता, ये तो आपको चैप्टर मिल जाएगा आराम से। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, ये चैप्टर भी आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा। 4 ऑप्शन देता है, इनमें से कोई एक अलग छांटना होता है। स्पेशल विजुअलाइजेशन क्या है ये बच्चे नहीं समझ पाते, तो इसको मैं आपको बता देता हूं कि इस क्वेश्चन में क्या होगा। स्थानिक दृश्यता में क्वेश्चन क्या है, इन दोनों की अगर बात करें तो इसमें डाइस वाले क्वेश्चन आएंगे। मतलब स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्थानिक दृश्यता का मतलब होता है कि आपको स्थान दिखाई दे रहे हैं, आपको बताना है कौन सा अब यहां आएगा। ठीक है, तो टोटल कैसे फिगर वाले चैप्टर है। इन तीनों चैप्टर की अगर बात करें, दृश्य स्मृति, विभेदन क्षमता, अवलोकन, इसमें क्या होगा? विजुअल मेमोरी, मतलब देख के आपको छांटना है, मतलब मिरर इमेज, कैसी मिरर इमेज होगा, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। डिस्क्रिमिनेशन में आप मान लो डायरेक्शन वाला विभेदन क्षमता, मतलब इसमें भी अलग छांटना है, फिगर वाले क्वेश्चन 4 में से अलग छांटना होता है, या फिर आकृति पूर्ति वाले चैप्टर जो होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, सेम चीज। यानी कि अगर मैं इन 5 चैप्टर की बात करूं शॉर्ट में, तो इन 5 चैप्टर का मतलब हो गया नॉन वर्बल सीरीज। यानी कि आपके जो क्वेश्चन है वो नॉन वर्बल वाले जो चैप्टर्स होते हैं ना, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, जो आकृति वाले चैप्टर्स होते हैं, ये सारे के सारे क्या है, वो है। ठीक है, अब आकृति वाले चैप्टर में भी आकृति का छिपना, आकृति की पूर्ति, आकृति का घूमना, ये जो चैप्टर्स हैं सारे किसमें आएंगे, इसमें आएंगे। शॉर्ट में बता रहा हूं, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको ये सब पता है। बात करते हैं रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट की, इसमें ब्लड रिलेशन आ जाएगा, ब्लड रिलेशन आ जाएगा, और इनइक्वालिटी आ जाएगा, इनइक्वालिटी आ जाएगा, जो आपको पता ही है। इनइक्वालिटी मतलब गणितीय कथन एवं निष्कर्ष। अर्थमेटिकल रीजनिंग, इसमें इसको गणितीय तर्क शक्ति बोलते हैं, चैप्टर आपको किसी भी रीजनिंग की बुक में मिल जाएगा। इसमें बोल देगा एक बंदर ऊपर कूदता है फिर फिसल जाता है, इसमें ये क्वेश्चन। और गणितीय संक्रियाएं, बोर्ड मास वाला, प्लस को माइनस लिखा जाए, माइनस को गुणा लिखा जाए, इसमें का क्वेश्चन ये इसमें आ जाएगा। नंबर सीरीज आप सभी जानते हैं, नंबर सीरीज तो नंबर सीरीज 2, 4, 6, 8, 10, अब आगे क्या आएगा, 12 आएगा, सबको पता है। फिगर क्लासिफिकेशन 4 ऑप्शन देगा फिगर के, जैसे यहाँ नंबर के 4 ऑप्शन देगा फिगर के, और 4 में से कौन सा अलग है ये बताना होगा। नॉन वर्बल सीरीज दे देगा, पहले एक लाइन दी, फिर 2 लाइन दी, फिर 3 लाइन, अब कितने लाइन आएंगे ये पूछ लेगा। कोडिंग डिकोडिंग आप सभी जानते हैं। ईटीसी, अब ये जो ईटीसी है, हमें दिक्कत ईटीसी से है, बाकी हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो इस ईटीसी में अगर मैं आपको बता दूं तो हमने क्या क्या कर लिया। एक तो डाइस आप याद रखेंगे, आएगा ओपन डाइस पे आएगा, क्लोज डाइस पे आएगा। डाइस के बाद ईटीसी में अगर अभी मैंने नहीं लिखा है तो डिक्शनरी नहीं लिखा है। डिक्शनरी का मतलब आपको मिलेगा शब्दों को शब्दकोश के अनुसार लगाओ, या इसे आप कहते हैं लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, शब्दों का तार्किक क्रम। जो मैं लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, उसको ध्यान रखना, शब्दों का क्रम, शब्दों का तार्किक क्रम। तो आपको ध्यान रखना, शब्दों का तार्किक क्रम का एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ये मैंने जितना देखा है उसके अकॉर्डिंग बताना, तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। इसके बाद ब्लड रिलेशन मैंने आपको बता दिया, सीरीज मैंने आपको बताई दी, सीरीज अल्फाबेटिकल भी, नंबर भी। अल्फाबेटिकल सीरीज हमने मैथमेटिकल वाले क्वेश्चन कर लिए।
इसके बाद इसमें क्लॉक कैलेंडर नहीं दिया है ईटीसी में, तो याद रखना आपको ईटीसी में क्लॉक कैलेंडर का भी एक क्वेश्चन आ सकता है। वैसे बड़े चैप्टर नहीं है, लेकिन एक आध क्वेश्चन इस चैप्टर का भी आपको मिलेगा। ईटीसी है तो आपका याद रखना, क्लॉक कैलेंडर से भी मैंने क्वेश्चन जीडी में देखे हैं आते हुए। उसके बाद जो आप कभी नहीं भूल सकते वो चैप्टर्स इसमें अभी बता देता हूं जो नहीं लिखे मैंने। रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन 101% आपको मिलेगा। रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट से आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। इसके बाद वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के बाद स्लॉग यानी कि स्लोजिस्म जिसे कहते हैं, तो वेन डायग्राम मिलेगा, स्लोजिस्म मिलेगा। इसके बाद कथन वाले जो चैप्टर्स होते हैं ना, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन मिलने की संभावना है, कोई सा भी। कथन तर्क, कथन पूर्वधारणाएं, कथन निष्कर्ष जो चैप्टर्स होते हैं उसमें से भी आपको क्वेश्चन मिलने की संभावना रहेगी। क्लियर हो गई बात। उसके बाद एक बात मैंने आपको बताई थी, नॉन वर्बल पूरी, नॉन वर्बल का एक भी चैप्टर आप नहीं छोड़ सकते। आकृति की पूर्ति, आकृति का छिपना, पेपर फोड़ना, पेपर काटना, आकृतियों की गिनती, कौन सा, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृतियों की गिनती, ये चैप्टर भी आप नहीं भूल सकते, ये भी आपको चाहिए ही चाहिए। तो टोटल कितने चैप्टर होगा आपकी समझ में आ गया। यानी कि ये चैप्टर्स हैं आपकी रीजनिंग के, अगर आप ये पढ़ के जाते हैं तो आपका काम चल जाएगा। क्लियर। इसके एक मैराथन भी बना दूंगा मैं आपको, सारे चैप्टर्स कोशिश करूंगा उसमें आपको मिक्स करके देने की। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, आपको जितना करा सकता हूं सब कराऊं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। डेली लाइव 8 बजे आप लोग आइए। और बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपको पीडीएफ चाहिए किसी चीज की, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नाम डालेंगे हिमांशु श्रोत्रिय, आपको यूट्यूब चैनल पे मेरा नाम दिख रहा है हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग गुरु। आप यही टेलीग्राम पे पूरा नाम स्पेलिंग सही लिखेंगे तो आपको मेरा चैनल दिख जाएगा। आप वहां टेलीग्राम पे जैसे ही सर्च करेंगे मेरा नाम, आपको पीडीएफ एसएससी जीडी सर्च करेंगे आप मेरे चैनल में, तो जीडी की सारी पीडीएफ पड़ी हुई चैप्टर वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप उससे प्रैक्टिस करेंगे। जो जो क्वेश्चन नहीं होंगे आप मुझसे पूछेंगे, आपकी समझ में आ जाएगा। किसी भी बच्चे को इसके बावजूद कोई डाउट रह गया है तो ये मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप इस नंबर पे मुझे कॉल या मैसेज करके कोई भी जानकारी अगर चाहते हैं तो वो मुझसे ले सकते हैं। आई होप आज की वीडियो जो मैंने समझाया है आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा। साथ ही साथ एक बार वंस अगेन आपको बता देता हूं, आज हमारा संविधान दिवस है। आज के दिन ही हमारा संविधान सबसे पहले बनके तैयार हो गया था। लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ, लेकिन बनके तैयार हो गया था 26 नवंबर को, इसलिए आज संविधान दिवस मनाया जाता है। बी.आर. अम्बेडकर जी इसका सब बहुत बड़ा रोल थे, लेकिन कुछ लोगों ने इनके खिलाफ हेट फैलाने की कोशिश करी हुई है कि भाई जात पात में लड़ाने की कोशिश करी हुई है। एक बात ध्यान रखना, बी.आर. अम्बेडकर जात पात में नहीं मानते थे। अगर आप बात करोगे तो कुछ चीजें पहले हमारे जमाने में बुरी थी, है ना। अब मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। उन्होंने संविधान बनाया, क्या मैं उनसे चिढ़ूं कि भाई उन्होंने आरक्षण क्यों दे दिया इन लोगों को? नहीं, उस समय जरूरत थी, लेकिन उन्होंने भी 10 साल के लिए दिया था जिस समय जरूरत थी, बात के लिए नहीं दिया था। लेकिन चल रहा है, चलते रहा, हमें कोई दिक्कत नहीं भाई। लेकिन आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, किसी के बहकावे में नहीं आना है, आपको आपस में नहीं लड़ना है। हम सब एक हैं, सब लोग भारतवासी हैं, चाहे आप किसी भी जाति के भी धर्म के हो, सबसे पहले भारतवासी हैं। ध्यान रखिए, आप लड़ाई झगड़ा इन सब चीज को छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर बात करें तो आप कितना जानते हैं बी.आर. अम्बेडकर के बारे में? सबको पता होगा। बी.आर. अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल को हुआ था, सब जानते हैं। उनकी जो डेथ हुई थी वो कब हुई थी? 6 दिसंबर को हुई थी। कब हुई थी? 6 दिसंबर को। तो आपको थोड़ा सा उनके बारे में जानना चाहिए। उनकी मम्मी का नाम क्या था, उनके गुरुजी का नाम क्या था। तो अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आपको बता देता हूं कि, और फिर दूसरी बात, जब वो लंदन कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे तो उनकी हेल्प किसने करी थी? सियाजी राव। तो ये कौन थे? ये राजा थे, मराठी राजा थे, मराठी थे। तो अगर ये नहीं करते हेल्प, पैसे नहीं देते, तो कहां थे वो किसी कास्ट से नहीं आते थे, मराठी थे वो, है ना। अगर बात करें इनके गुरुजी, इनका नाम क्या था आपको पता है? आप लोग भिड़ते हो, इनका नाम भीमराव अंबेडकर नहीं है, अंबेडकर इनके गुरुजी का सरनेम है। इनके गुरुजी का नाम था कृष्णा केशव अंबेडकर। इनके गुरुजी का नाम क्या था? कृष्णा केशव अंबेडकर, जिनका उपनाम, जिन्होंने इनको उपनाम दिया अंबेडकर, जिनके नाम से आप इन्हें बी.आर. अम्बेडकर जानते हैं। आप इन्हें अंबेडकर जो कहते हैं वो किनका नाम है? इनका नाम नहीं है, अम्बेडकर इनका नाम था ही नहीं। इनके बचपन का नाम था भीमराव रामजी सकपाल। तो इनका नाम सकपाल, भीमराव रामजी सकपाल नाम था इनका, ये था ही नहीं अम्बेडकर। अम्बेडकर के गुरुजी का नाम था, जो कि एक ब्राह्मण थे, जिन्होंने इनमें रुचि देखी कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा, इसको पढ़ाया, इसकी मदद करी, अपना सब कुछ इसको किया कि हाँ ये बच्चे को मैं कुछ कर सकते हैं। तो गुरु, मैं भी एक गुरु हूं। जो भी गुरु होता है वो किसी जात पात से उठकर होता है, वो उस जात पात में नहीं मानता, उसके लिए सब बच्चे बराबर होते हैं, चाहे किसी जाति के भी धर्म के हो। तो ना उनके गुरु ने सोचो वो अपने गुरु की कितनी रिस्पेक्ट करते थे कि उनका सरनेम ही अपना सरनेम बना लिया। तो जब उन्होंने भेदभाव नहीं किया किसी ब्राह्मण से, किसी ऊंची कास्ट के इंसान से, उन्होंने अपने गुरु जो एक ब्राह्मण थे, चाहते वो भी नफरत करते कि भाई नहीं ये तो ऊंची जाति का, मैं इससे नफरत करूंगा, है ना, उनके बारे में बुरा भला बोलते, लेकिन उन्होंने अपने गुरु जो कि एक ब्राह्मण थे, मैं खुद एक ब्राह्मण हूं, उनका नाम अपने नाम में लगाया। ठीक है, तो बेटा जात पात से दूर रहो, आप लोग को पढ़ाई करनी है, जॉब लेनी है। एंड में ये मैं जरूर देना चाहता हूं, क्योंकि आज के दिन इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता। आज के दिन संविधान दिवस है, संविधान में हम भारत में सबको एक बराबर बनाया गया है। पहले क्या था उस समय कोई मतलब नहीं है, आज क्या है आप उस पर फोकस करिए। तो हम लोगों को सबको प्यार से रहना है,
जॉब लगानी है, हम लोगों को पढ़ाई लिखाई करके जॉब लगानी है। हमें इन चीजों से, राजनीति से कोई मतलब नहीं है, राजनीति से दूर रहो। आप लोग इन चीजों के चक्कर में मत पड़ो। कुछ लोग राजनीति के चक्कर में आप लोगों को बहकाते हैं, आप लड़ते मिलते हो आपस में, उसका कोई फायदा नहीं। सब प्यार से रहो, सब भारतवासी हैं, सब बोलो मिलकर भारत माता की जय। तो हम लोग मिलेंगे कल रात 8 बजे, डेली रात 8 बजे क्लास चलेगी। कोई दिक्कत हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कल रात 8 बजे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।